हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए जो हमारी यहाँ पर सीरीज़ चल रही है उसमें मैराथन क्लास का सिलसिला हमने स्टार्ट कर दिया है और एक मैराथन हम अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो मैराथन क्लास आपको समझ में आई होगी। उस मैराथन क्लास में हमने कंप्लीट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चंस में पूरे शिक्षा मनोविज्ञान को कवर किया था। यहाँ पर आज इस सेकंड मैराथन क्लास में ये जो है आपकी आज ये सेकंड मैराथन क्लास है और इस क्लास में हम कंप्लीट समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को कवर करेंगे। उससे रिलेटेड हमारे 100 या उससे ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये हमारी दूसरी मैराथन क्लास है एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का जो पार्ट है वो हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और मिनिमम 100 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के। तो यहाँ पर हम लगभग हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चंस हम यहाँ पर मिक्स करेंगे एज ए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमएड एंट्रेंस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज की इस दूसरी मैराथन क्लास में हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के 100 से कुछ ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो पहली मैराथन क्लास है उसकी पीडीएफ के लिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो उसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप @शाखा स्टडी लिखेंगे तो हमारे चैनल पर आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मैराथन क्लास, जो कि टोटल मैराथन नंबर 2 है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, दूसरी मैराथन के पहले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये आपके बाइलिंगुअल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके ओनली हिंदी में है। इनका जहाँ पर भी ज़रूरत होगी मैं आपको हिंदी के इंग्लिश में नहीं यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि देखिए अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं इनको कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी बना सकूँ। हालांकि मैं बना सकता था, लेकिन फिर आज मैराथन क्लास अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि मुझे किसी अर्जेंट काम से आज सारे दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद मैं अब शाम में आकर ये वीडियो आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मंद अधिगामी बालक। तो मंद अधिगामी बालक कौन से होते हैं? आपके स्लो लर्नर्स। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए स्लो लर्नर्स जो होते हैं कि पहचान का मानदंड है, यानी उन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है। पहला है शैक्षिक उपलब्धि से या मानसिक से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो मंद अधिगामी बालकों से उनकी शैक्षिक उपलब्धि और उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है, उन दोनों से ही इनको पहचाना जा सकता है। तो ए और बी जो है वो दोनों ही इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे, दोनों इसके मानदंड होंगे। तो सी जो ऑप्शन है ए और बी, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन भी, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता क्या होती है? शैक्षिक मंदिता, भाषा दोष, वाणी बाधित या ये सभी। तो जो आपके मंद अधिगामी स्लो लर्नर्स होते हैं उनमें मतलब शैक्षिक मंदिता यानी जो पढ़ाई में वो धीमे होते हैं, भाषा दोष वो लैंग्वेज भी उनका ठीक नहीं होती है, लैंग्वेज भी मतलब स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाते हैं क्लियरली, और वाणी बाधित, और यही मतलब बोलने में भी वो पूरी तरह से सेंटेंसेस को कम्प्लीटली नहीं बोल पाते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है। ये तीनों ही होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले अब जैसे यहाँ पर स्लो लर्नर्स के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद मतलब ऐसे ही आएंगे, विशिष्ट बालक का भी आएगा, फिर आपका जो बुद्धि के चैप्टर से भी आएंगे, यानी बहुत सारे चैप्टर से अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चैप्टर से हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कुछ टॉपिक जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है और किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, लेकिन मैं यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार अपना सिलेबस जरूर चेक कर लें। यदि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इसको पढ़ें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये स्लो लर्नर वाला है, इसको स्किप कर दें। आगे वाला टॉपिक हो सकता है आपके सिलेबस में हो, तो यदि आप देख भी लेंगे एक बार पूरी वीडियो को तो इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं है। आपने जो बीएड में पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से कम, 90 और 90 से अधिक, 90 या फिर ये सभी। तो मंद अधिगामी बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपकी 90 और 90 से अधिक होती है। जो आपके मंद अधिगामी बालक होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पिछले बालक भी हों। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो बुद्धि लब्धि रखी गई है वो 90 और 90 से अधिक यहाँ पर रखी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसके इसमें उत्तर भी आपके सामने मैंने यहाँ पर दिए हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 4, मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या क्या होती है? तो मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना, सामाजिक असुविधात्मकता, तो या फिर ये सभी। तो मंद गति से सीखना यानी उनकी जो लर्निंग होती है वो स्लो होती है, याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को, और समाज में भी वो संतुलन नहीं बना पाते हैं। तो ये सभी समस्याएं इन बच्चों को होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियां हैं। मूर्त सहायक सामग्री, अच्छा यानी कि मूर्त सहायक सामग्री, प्रस्तुतिकरण छोटे छोटे वाक्यों में, या पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। तो जो बच्चे मंद अधिगामी होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको मूर्त सहायक सामग्री के माध्यम से अगर समझाया जाए, मूर्त होता है यानी कि जो हमारे सामने होती है, हमारे इमेजिन हमें नहीं करना होता है, अमूर्त वो होती है जिसके बारे में हम सिर्फ माइंड में सोचते हैं, वो चीज़ हमारे सामने नहीं होती है। तो उसके अलावा प्रस्तुतिकरण को छोटे छोटे वाक्यों में करना, यानी किसी चीज़ को अगर बताना है तो उसे छोटे छोटे वाक्यों में करें, और पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत करना। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पूरा पढ़ा दिया, छोटे छोटे खंडों में उसको पढ़ाएंगे तो जो मंद अधिगामी बालक है वो अच्छे से सीख सकेगा। तो ये तीनों ही विधियाँ जो है ये आपकी यहाँ पर देखिए, कभी कभी बुक्स में भी आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है, और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसका जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जो है वो मंद अधिगामी बालकों के लिए शिक्षण प्रविधि की यहाँ पर बात की गई है। तो शिक्षण प्रविधि में अगर पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा तो ये तो ठीक होगा, लेकिन अगर मूर्त सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो भी ठीक होगा, और प्रस्तुतिकरण को छोटे छोटे वाक्यों में करेंगे तो भी मंद अधिगामी बालक के लिए हेल्पफुल ही होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ये सभी होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि आपको भी लगता है कि क्वेश्चन इसका सी ही होना चाहिए, तो मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका आंसर डी नहीं सी होगा, तो फिर उसी हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो समावेशी शिक्षा, तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? देखिए, सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट मतलब जो सामान्य से अलग हैं, चाहे तो वो ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, चाहे तो वो कम हो या अपंग हो या वो हैंडीकैप्ड हो, उन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मुख्य धारा में पढ़ाना आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो इन दोनों बालकों के लिए यहाँ पर होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उत्तर देखिए डी दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक में आंसर्स, देखिए बुक में बहुत सारे आंसर आपके गलत होते हैं, वो आपको खुद से भी वेरीफाई करने होते हैं। तो ऐसी बुक से आप बचें। ये एक किसी ऐसी ही बुक का यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सी यहाँ पर होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है? तो आप इसका आंसर यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में आप कमेंट में ज़रूर यहाँ पर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, यानी विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए, असमर्थी बालकों हेतु, या इन सभी के लिए। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चाइल्ड के लिए ही होती है, और स्पेशल चाइल्ड में आपके या तो प्रतिभाशाली बच्चे हों या आपके बाधित हों, मतलब जो ज़्यादा बाधित होते हैं उनके लिए, जो पार्शली यानी थोड़े बाधित होते हैं उनको तो समावेशी शिक्षा में ही शिक्षा प्रदान कराई जाती है, और असमर्थी बालकों के लिए भी। तो ये इसका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर सारे जो आपके क्वेश्चन है, ये 2-4 क्वेश्चन एकदम विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन से आ गए हैं। इससे पहले इनके से थे स्लो लर्नर से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। तो इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, किसको होती है? डॉक्टर की। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है किसकी? डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, या फिर इन सभी की। तो स्पेशल एजुकेशन, अब देखिए आपने देखा होगा कि जब आप बीएड करते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बीएड का ऑप्शन होता है और एक होता है बीएड स्पेशल। तो बीएड स्पेशल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वही आगे चलकर जो है स्पेशल टीचर्स बनते हैं, यानी विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, और वो विशिष्ट बालकों को ही पढ़ाते हैं। विशिष्ट मतलब कि जो ज़्यादा आपके, जैसे मान लीजिए ज़्यादा इम्पेयर्ड हुए, तो वो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो बीएड स्पेशल वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, और विशिष्ट शिक्षा के लिए उन्हें विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो स्वामित्व अधिगम क्या होता है? तो स्वामित्व अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग, ठीक है। तो मास्टरी लर्निंग किसने दी थी? मास्टरी लर्निंग हर्बर्ट ने, बीएस ब्लूम ने, इटार्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मास्टरी लर्निंग है वो दी थी आपकी बीएस ब्लूम ने। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं दार्शनिक आधार,
सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार या फिर ये सभी। तो शिक्षा के जो है मुख्य आधार यही होते हैं सारे के सारे। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर जो है एमएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। एमएड एंट्रेंस की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती है। इससे पहले भी हमने पार्ट्स में 20-20, 25-25 मिनट की लगभग 29 से 30 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि मतलब क्वेश्चन पेपर मतलब जो आपके एमएड के एंट्रेंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में संपन्न कराए गए थे उनको हमने यहाँ पर सॉल्व करा रखा है और उनको हमने एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रखा है। हर क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन में हमें लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए प्लेलिस्ट में जाएं और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आगे आपका अस्थिबाधितों से संबंधित क्वेश्चन सब यहाँ पर आएंगे। अस्थिबाधित यानी जो आपके ऑर्थो वाले होते हैं, यानी कि जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। तो अस्थिबाधितों को क्या कहते हैं? शारीरिक रूप से बाधित, अपंग, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थिबाधित जो बालक होते हैं उनको दोस्तों क्या कहते हैं? तो उन्हें अपंग शारीरिक रूप से बाधित और अपंग, हाँ दोनों ही नाम से वैसे तो पुकारा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो इस तरह के होते हैं उनको दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। अस्थि बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में या फिर ये सभी। तो जो अस्थि बाधित बच्चे होते हैं उनको मुख्य धारा में शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुनर्वास परिषद आपका क्या है? RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो गवर्नमेंट से इसको मतलब एक स्टेटूटरी जो बॉडी बना था वो 1993 में बना था, पार्लियामेंट से पास होकर 1993 में। RCI के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो रखी गई हैं, तो इसमें 21 तरह की डिसेबिलिटी रखी गई है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो कितने प्रकार की हैं, तो वो अभी पहले ये 15 प्रकार की थी, लेकिन इसमें 6 और ऐड कर दी गई हैं। अब ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान कहाँ हैं? देखिए पिछली वीडियो में मैंने चारों संस्थान आपको बताए थे, तो यहाँ पर आप फटाफट से इसका आंसर देंगे। अस्थि बाधितों के लिए जो आपका संस्थान है वो दिल्ली में है। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान क्या है? अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान क्या है? 2% है, 4% है, 3% है, या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि बाधित देखिए जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो आपका PWD वाला होता है, PWD, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका जो टोटल कोटा होता है वो 4% का होता है। कितना होता है? वो आपका 4% का होता है। और इस 4% में आपकी कई कैटेगरी आती है। एक आती है आपकी LV यानी कि लो विज़न, जिनको देखने में दिक्कत होती है, वो भी आपके किस में आते हैं? PWD में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी में। उसके अलावा एक होता है आपका HI, हियरिंग इम्पेयर्ड में आते हैं, यानी जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा एक होता है LD, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। इसमें बहुत सारी आपकी कैटेगरीज आती हैं। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में जो आपके अपंग होते हैं हाथ से, पैर से, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, किसी का हाथ मतलब कटा हुआ है, किसी का हाथ है ही नहीं, तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में आती हैं। उसके अलावा एक होता है आपका MD यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती है, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के उसमें रखा जाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है वो लो विज़न भी का भी शिकार है और हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, या जिसको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी भी है और आपका वो क्या है? हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, तो वो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाता है। तो इनका जो आरक्षण है वो टोटल 4% होता है। इनमें 1% इनका डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अस्थि बाधितों के लिए, तो अस्थि बाधित आपके किस में आते हैं? लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में ही आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 1% होना चाहिए।
ठीक है। अगर आपसे टोटल पूछता है तो टोटल आपका 4% होता है, लेकिन यहाँ पर अस्थि बाधितों के लिए पूछा गया है तो यहाँ पर इसका आंसर 1% होना चाहिए। 1% यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है 16वां, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि स्तर। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया था? द कंसेप्ट ऑफ IQ वॉज फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया था? टर्मन ने, बिने ने, बर्ट ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था वो दिया था बिने ने। उसके बाद किसने दिया था? जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है दोस्तों वो किसने दिया था? या टर्मन ने दिया था या स्टर्न ने दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो आपका अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था, लेकिन उसके बाद किसने? स्टर्न ने उसमें मेंटल एज और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसको ऐड करके इसका फॉर्मूला दिया था IQ को कैलकुलेट करने का। ठीक है, और टर्मन ने क्या किया, यानी कि बिने ने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था, उसके बाद स्टर्न ने क्या किया? मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को उस फॉर्मूले से मतलब IQ निकाला इन दोनों का यूज़ करके। उसके बाद लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये दिया था किसने? स्टर्न ने। लेकिन बाद में टर्मन ने क्या किया? इसमें इनटू 100 लगा दिया, जिससे कि मतलब डेसिमल जो वैल्यू है उससे बचा जा सके और सही से जो आपका IQ है, IQ का फॉर्मूला कंप्लीट कब किसने किया, ये अगर से आपसे पूछा जाता है तो IQ का फॉर्मूला कंप्लीट किया था टर्मन ने। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जब देखते हैं, यहाँ पर पूछा है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया, तो यहाँ पर आपका आंसर बिने है। अगर ऑप्शन में बिने के साथ साथ आपका स्टर्न भी आता है, बिने के साथ साथ अगर स्टर्न भी आता है तो आप फिर स्टर्न को ही यहाँ पर आंसर टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाइड आंसर है स्टर्न इसका, और कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये एक्चुअली आपके PGT के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, और ये CTET 2018 के पेपर 2 सोशल साइंस में भी पूछा गया था। ठीक है, PGT के पेपर में भी पूछा गया था सोशल साइंस में, और CTET पेपर 2018 अगर आप देखेंगे उसके सोशल साइंस में भी आपका पूछा गया था। तो उसमें जो इसका सही आंसर माना गया था तो उसमें कि द कंसेप्ट ऑफ IQ वॉज फर्स्ट गिवन बाई, वो यही माना गया था स्टर्न। उसका सही आंसर स्टर्न माना गया था, लेकिन यहाँ पर स्टर्न आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बिने यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या है? प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, या उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक, या फिर ये सभी। तो देखिए विशिष्ट बालक जो होता है, सामान्य बालक को छोड़कर जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे विशिष्ट बालक में आते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मतलब कैसे भी बच्चे हों, वो सब विशिष्ट बालक में आपके आ जाते हैं। टर्सन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता होती है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, या ये सभी। तो आप सभी जानते हैं विशिष्ट बालक की ये आपकी सभी विशेषताएं होती हैं। अब बात आती है प्रतिभाशाली बालक की। तो प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है, वो ना ही तो अपना मतलब परिवार में कोऑर्डिनेशन कर पाता है, ना ही विद्यालय में और ना ही समाज में। परिवार में उसके मतलब एक अलग ही माइंड होता है और वो सबसे आगे चलता है। विद्यालय में भी वो अपने साथ के बच्चों से कहीं आगे की सोचता है। ठीक है, विद्यालय में भी वो अपने साथ के बच्चों से, अपने ग्रुप के बच्चों से कहीं आगे की सोचता है, और इस तरह से समाज में भी वो समायोजन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बाकी अपने एज ग्रुप के स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका जो आंसर होगा डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि वो कहीं भी ठीक से समायोजन नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिभाशाली की विशेषता क्या होती है? मौलिक चिंतन, अधिक बोधगम्यता की शक्ति, शब्द भंडार अधिक। तो ये सभी उसमें क्या है, विशेषताएं होती हैं। देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आसानी से क्या है हिंदी को कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश
को कन्वर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये जो हिंदी वाली वीडियोस हैं आप इनको आसानी से देख सकते हैं। और जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश में इसको तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रतिभाशाली बालक आपको पता है गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो और जैसे ये बोध गम्यता है तो ये आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं बोध। और शब्द भंडार यानी कि उनका जो अब क्या कहूँ मैं, स्टोरेज होती है, वर्ड स्टोरेज होता है वो कहीं अधिक होता है नॉर्मल चिल्ड्रन से। तो इस तरह से आप इनके यहाँ पर आप मतलब समझ जाते होंगे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या है? विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, योग्य अध्यापक या ये सभी? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये सभी होने चाहिए, नहीं तो वो भी क्या है, अगर पिछड़े बालकों के साथ वो पढ़ेंगे तो वो भी वहीं पर रह जाएंगे और उनकी भी जो पढ़ाई है वो भी वहाँ पर अफेक्ट होगी। दृष्टिबाधित बालकों की बात यहाँ पर आती है। दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रियों से, स्पर्श इंद्रियों से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। दृष्टिबाधित यानी जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? श्रवण मतलब जो आपकी कान सुनने की इंद्रिय है, सुनने की इंद्रिय है उससे, और स्पर्श यानी कि आप सभी जानते हैं जो बच्चा देख नहीं पाता है वो सुनकर और स्पर्श करके ही ज्ञान प्राप्त करता है। और उनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। अगर आप एक बार उनसे बात कर लेंगे तो वो आपकी आवाज़ को कहीं भी भीड़ में पहचान लेंगे। यानी कि उनकी जो आँखों की जो पावर होती है वो कान और उनकी जो स्पर्श इंद्रियाँ हैं उन्हीं में होती है, उसी से वो आपको पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, किर्क ने, एटार्ड ने, लुइस ने या फिर एलिस ने? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार दोस्तों किया था लुइस ब्रेल ने, और इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा था ब्रेल लिपि। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है वो किसने किया था, वो लुइस ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल कहाँ के थे? तो लुइस ब्रेल आपके फ्रांस के रहने वाले थे, यानी एक फ्रेंच थे। और ये खुद भी क्या थे, ये खुद भी मतलब अंधे थे, दृष्टिबाधित थे। और ये जन्मजात दृष्टिबाधित नहीं थे, बल्कि बचपन में एक एक्सीडेंट में इनकी आंखें चली गई थी। उसके बाद इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए कि इस जो लिपि है, ये लिपि है, इसका आविष्कार कब किया गया था, तो 1824 में इस लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। उस समय इनकी जो आयु थी वो 15 साल थी। 15 साल की आयु में ही इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। ठीक है, तो ये ब्रेल लिपि से आधारित। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो वो आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरणीय घटक या वंशानुक्रम घटक? देखिए दृष्टिबाधिता के लिए दोनों ही चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं। वातावरण में, या जैसे मान लीजिए बच्चा जन्मजात अंधा नहीं है और किसी एक्सीडेंट से अगर उसका दृष्टि चली जाती है, वो दृष्टिबाधिता का शिकार हो जाता है, तो वो आपका वातावरणीय घटक में होता है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो जन्मजात ही क्या होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं। तो दोनों ही घटक इसके यहाँ पर हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? देखिए पिछली मैराथन क्लास में, यानी पहली जो मैराथन क्लास थी उसमें मैंने आपको ये सभी बताए थे। तो दृष्टिबाधितों के लिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो आपका देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित की शिक्षा का प्रावधान है मुख्य धारा में, विशिष्ट शिक्षा या समन्वित शिक्षा या फिर ये सभी? देखिए दृष्टिबाधिता डिपेंड करता है कि कितनी दृष्टिबाधिता उसके अंदर है। यदि बहुत ज़्यादा वो दृष्टिबाधित है और बिल्कुल पढ़ नहीं पाता है तो फिर उसके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान करना होगा, यानी ब्रेल लिपि से वो पढ़ सकेगा, या नहीं तो वो मुख्य धारा में भी पढ़ सकता है और समन्वित शिक्षा में भी वो पढ़ सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही जगह पर वो पढ़ सकता है, तीनों ही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। वाणी बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी, श्रवण बाधित या ये सभी? तो देखिए वाणी बाधित जो बोल नहीं पाएगा वो बिल्कुल उसको भाषा बाधित भी समस्या होगी, अधिगम में भी वो असमर्थी होगी कि वो बोल नहीं पाएगा, और श्रवण बाधित जो बच्चे आपके बोल नहीं पाते हैं, यानी जो बच्चे अगर मैं कहूँ कि गूंगे होते हैं वो
बहरे भी होते हैं, यानी जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वाणी बाधिता का कारण क्या है? तो वाणी बाधिता क्या कारण हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जैविक कारण भी हो सकते हैं और श्रवण ह्रास भी हो सकता है, यानी कि ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वाणी बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है विशिष्ट विद्यालयों में, शिक्षा की मुख्य धारा के द्वारा या समन्वय शिक्षा के द्वारा, या ये सभी? तो यहाँ पर भी क्या है, डिपेंड करता है कि जो वाणी बाधितता है वो जो स्पीच इम्पेयरमेंट है वो कितनी है। अगर ज़्यादा है तो फिर विशिष्ट विद्यालयों में दी जाएगी, यदि कम है तो फिर उसको मुख्य धारा में या समन्वित शिक्षा के द्वारा भी शिक्षा यहाँ पर दी जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है शिक्षक की, माता पिता की, थेरेपी विशेषज्ञों की या इन सभी की? तो भाषा बाधित में अहम भूमिका किसकी होती है? भाषा बाधित में अहम भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, माता पिता की, थेरेपी विशेषज्ञ की या फिर इन सभी की? तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, इन सभी की। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये रहा, भाषा में संप्रेषण में दोष का रूप होता है पाठ्यवस्तु, स्वरूप, निरंतरता या फिर ये सभी? तो भाषा में जो कम्युनिकेशन है उसमें अगर दोष होगा तो उसका रूप क्या होगा? वो पाठ्यवस्तु में भी होगा, उसके स्वरूप में भी होगा, निरंतरता में भी होगा, यानी कि ये सभी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भाषा के कौशलों के विकास के हेतु उपकरण है। भाषा के विकास हेतु, कौशलों के विकास हेतु उपकरण कंप्यूटर है, दृश्य श्रव्य सामग्री है या फिर भाषा प्रयोगशाला है? तो भाषा प्रयोगशाला आपने पढ़ा होगा, इसका पूरा आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा बीएड फर्स्ट ईयर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो बुक थी आपकी उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भाषा का कौशल होता है पढ़ना लिखना बोलना, ये सभी? जी हाँ बिल्कुल, ये सभी होते हैं भाषा के कौशल। LSRW हिंदी इंग्लिश में अगर बोलें LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 ही दिए हैं, ये सभी हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। मानसिक मंदिता का जो है किस तरह से पहचान की जा सकती है? तो उसके IQ से, उनके IQ लेवल से पहचान की जा सकती है कि बच्चा आपका जो है मानसिक मंदित है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो मेंटली जो आपके बच्चे होते हैं उनकी परिभाषा सर्वप्रथम गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, डूल ने या फिर पोलक ने? तो ये परिभाषा दी थी आपकी डूल ने। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या होता है? मानसिक मंदिता का वातावरण और वंशानुक्रम। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं आपके जितने भी होते हैं समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के, तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से इन क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो मानसिक मंदित वो इसमें भी वही डिपेंड करता है कि मानसिक मंदिता कितनी है, ज़्यादा है तो फिर विशिष्ट शिक्षा दी जाएगी, नहीं तो फिर समन्वित या फिर मुख्य धारा में भी शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से बाधित, अधिगम असमर्थी या ये सभी? तो मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी कौन सी है? तो मानसिक रूप से बाधित जो बच्चे होते हैं वो आपके मानसिक मंदित बालक होते हैं वो मानसिक रूप से बाधित बच्चों में आते हैं, यानी जो मेंटली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुबाधित बालकों का अर्थ होता है श्रवण तथा वाणी बाधित, मानसिक मंदिता तथा अधिगम असमर्थता, दृष्टि एवं अस्थि बाधित या ये सभी? बहुबाधित का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जो अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया था, तो जिसमें एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी कह सकते हैं इनको, एक से ज़्यादा जिसमें डिसेबिलिटी होगी वो बहुबाधित बालकों में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए श्रवण भी है, वाणी भी है, मानसिक और अधिगम असमर्थता, दृष्टि एवं अस्थि या फिर ये सभी, तो इसमें ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? बहुबाधित बालकों में, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बहुबाधिता का कारण क्या है? तो बिल्कुल बहुबाधिता का कारण भी आपका वंशानुक्रम और यानी कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, नेचर एंड नर्चर दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखिए, बहुबाधिता का मुख्य रूप क्या है? स्थायी बाधिता, आंशिक बाधिता या स्थायी बाधिता? चाहे कम से लेकर ज़्यादा तक कितनी भी बाध्यता हो वो सभी आपकी किस में आती है? बहुबाधिता में आ जाती है। तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा का ही यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की। यहाँ पर ये मैराथन क्लास चल रही है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आ रहे होंगे क्योंकि इजी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो फटाफट से, इसलिए हम इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा। बहुबाधिता का वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बाध्यता, मानसिक बाध्यता, अधिगम असमर्थी या फिर ये सभी। ऊपर भी अभी यही क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44, बहुबाधिता बालकों को शिक्षा दी जा सकती है। बहुबाधिता बालकों को शिक्षा मुख्य धारा में, अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी तो क्या उनको मुख्य धारा में दे सकते हैं? बाध्यता बालकों को शिक्षा दी जा सकती है मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या फिर ये सभी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बहुबाधिता क्या है दोस्तों, यानी कि मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन क्या होता है। तो देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालक को क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जो आपके शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक जो बाध्यता है वो पाई जाती है या असमर्थता पाई जाती है। तो जिनमें कई प्रकार की बाध्यता पाई जाती है, असमर्थता पाई जाती है, उन्हें ही बहुबाधित बालक कहते हैं। ठीक है, जैसे बहरा अंधा बालक है तो इसमें दो असमर्थताएं आपको दिख रही हैं, तो ये आपका बहुबाधिता में आएगा। कह सकते हैं कि एक आंख वाला और साथ में उसका मतलब पैर में भी प्रॉब्लम है, लंगड़ा है, तो ये इसमें दो बाध्यताएं, असमर्थताएं दिख रही हैं, तो ये आपका बहुबाधिता में आ जाएगा। इस तरह से गूंगा और बहरा, ये भी आपका बहुबाधिता में आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो आपके बहुबाधिता में आते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को क्या है, इन बच्चों की शिक्षा सामान्य स्कूलों में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इनके जो सामान्य शिक्षा कक्ष तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम है, ये इनसे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अलग नीड्स होती है और जो सामान्य बच्चों के साथ बैठकर ये नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुबाधित बालक हैं उनको शिक्षा आप कहाँ पर देंगे? उनको समन्वित शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है शारीरिक रूप से बाधित, अपंग बालक, दृष्टि बाधित या फिर अजीर्ण रोग से ग्रस्त। ठीक है, तो स्वास्थ्य बाधित बालकों का जो अर्थ होता है वो होता है अजीर्ण रोग से ग्रस्त। अब अजीर्ण रोग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अजीर्ण रोग को हम अपच या बदहजमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इसमें आपको क्या आता है, पेट में पित्त बिगड़ने के कारण यह जो है भोजन को नहीं पचा पाता है और ये जो है ये रोग आपका हो जाता है। तो स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ यही होता है कि उनको अपच या फिर क्या कहते हैं, बदहजमी की शिकायत होती है। क्वेश्चन नंबर 46, स्वास्थ्य बाधिता बालकों का बुद्धि स्तर होता है कितना होता है? सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, मानसिक मंदित या फिर ये सभी। तो जो आपके इस तरह के बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि स्तर होता है, वो आपका सामान्य से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधित बालकों की व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा यानी एनजीओज द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पर एनजीओज जो होते हैं वो इनकी व्यवस्था करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है, कितना फंड देती है? 50%, 90%, 100% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत सरकार है वो एनजीओज को कितना अनुदान देती है? वो देती है 90% यानी 90%। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष कितना व्यय कराता है? 10.4 करोड़, 1.25 करोड़, 8.5 करोड़ या फिर 12.50 करोड़। तो इसका ऑप्शन आपका बी 1.25 करोड़ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, शारीरिक रूप से बाधित का प्रकार है। शारीरिक रूप से बाधित आप किसे कहेंगे? स्वास्थ्य बाधित या अस्थि बाधित? तो अस्थि बाधित जो होता है यानी कि जिसकी हड्डी में प्रॉब्लम होती है उसको आप शारीरिक रूप से बाधित कहेंगे, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कहेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड की श्रेणी में कौन आता है? अस्थि बाधित। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं क्या होते हैं? मानसिक मंदित, संवेगात्मक, बहुबाधित या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बहुबाधित आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार क्या होता है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धियाँ या ए और बी दोनों? तो मानसिक मंदित जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान का आधार आपका बुद्धि लब्धि तो होता ही होता है, उसके अलावा शैक्षिक उपलब्धियां भी आपका होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ओनली बी दिया हुआ है, लेकिन
कहीं ना कहीं यहाँ पर ये गलती हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर ही आया था। तो इसका आंसर ए और बी दो होना चाहिए। या फिर आपको अगर कुछ लगता है कि ऑप्शन इसका सही दिया हुआ है आंसर और ओनली बी, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड क्या होता है? शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धिलब्धि, समायोजन या फिर ये सभी। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि एक तो हाई होती है, ठीक है, इससे तो हम पता लगा ही सकते हैं। शैक्षिक उपलब्धि, उनकी शैक्षिक उपलब्धियां भी अच्छी होती हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, और वो कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से कर लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर यहाँ पर मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया है ओनली बुद्धिलब्धि। देखिए यहाँ पर मुझे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका 53 का आंसर आपका डी होना चाहिए, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये आपका ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वंशानुक्रम और वातावरण। ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अपंग बालक की पहचान का आधार क्या होता है? तो अपंग बालक किसे कहते हैं? जो आपका शारीरिक रूप से बाधित होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, उसे अपंग बालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी कौन सी होती है? तो मानसिक मंदित आपके मानसिक बाधित में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, विशिष्ट बालक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य को छोड़कर जो भी बच्चे होते हैं वो आपके विशिष्ट यानी स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, बाधित बालक, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? विशिष्ट बालक में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता क्या होती है? तो उनमें चेतना की कमी होती है, स्मृति की कमी होती है, संवेगात्मक प्रतिरोध होता है, और या फिर ये सभी। तो जी हाँ, इनमें सभी होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थी बालकों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? अधिगम असमर्थी बालक के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? स्मृति स्तर देखा जाता है, आकृति का ज्ञान देखा जाता है, श्रवण ज्ञान देखा जाता है, या ये सभी, ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा दी जाती है। अधिगम असमर्थी बालक सामान्य विद्यालयों में दी जा सकती है, विशिष्ट विद्यालयों में दी जा सकती है, समावेशी विद्यालयों में दी जा सकती है, या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर वही बात है कि देखना पड़ेगा कि बच्चा कितना असमर्थ है। अधिगम में ज़्यादा अगर असमर्थ है तो फिर उसको विशिष्ट यानी स्पेशल विद्यालय में ही देनी पड़ेगी, नहीं तो सामान्य विद्यालय में या फिर समावेशी विद्यालय में भी उसको शिक्षा दी जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो पहली मैराथन में वॉइस प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमने उसको फिक्स करने की पूरी कोशिश की है। यदि फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बताएंगे। अगली वीडियो में डेफिनेटली हम उस वॉइस प्रॉब्लम को यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 61, अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा की प्रवृत्ति क्या है? पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए। देखिए कोई भी असमर्थी बच्चा है, चाहे वो अधिगम असमर्थी है, चाहे वो स्लो लर्नर है, उनको अगर छोटे छोटे प्रस्तुत किया जाएगा पाठ्य वस्तु को, तो वो आसानी से सीख लेगा। तो ये तो आपका ऑप्शन सब में करेक्ट होगा। सतत पुनर्बलन दिया जाए, सतत अभ्यास कराया जाए, यह मतलब एकदम से जैसे मतलब वो कुछ करता है तो उसको तुरंत रेनफोर्समेंट दिया जाए, उसको फीडबैक दिया जाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत उसका अभ्यास कराया जाए, तब वो क्या है आसानी से सीख सकेगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारक प्रविधि क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। जी हाँ, बिल्कुल। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है? पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका आ जाएगा, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये आपका अभिक्रमित अनुदेशन। कमेंट में बताइए कि अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन माने जाते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक जो है वो कौन माने जाते हैं। पिछली वीडियोस में मैं कई बार इसका आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं, तो आप इसका आंसर आराम से दे देंगे। और इसकी जो 3 ब्रांचेज हैं आपकी, रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स, यानी कि लीनियर, ब्रांच्ड और मैथेटिक्स, उन तीनों के आपको यहाँ पर फाउंडर बताने हैं। पहले आप लिखेंगे लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी लीनियर पीआई लिख सकते हैं, उसके आगे उसका फाउंडर का नाम लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह से ब्रांच्ड का और इसी तरह से मैथेटिक्स का यहाँ पर बताना होगा। ये मैं क्यों कहता हूँ कि आप कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हैं तो आपका जो पूरा ध्यान होता है ना, वो आपके उसी वर्ड पर होता है जो आप लिख रहे होते हैं। यानी कि 10 से 5 सेकंड में, जितने भी सेकंड में आप उस वर्ड को लिखेंगे, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी वर्ड पर होगा। और जब कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर होता है तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप कमेंट में लिखा कीजिए, जब भी हम आपसे कहें कि इसका आंसर दें तो उसका आंसर देने की कोशिश किया करें, जिससे कि वो चीज़ आपको माइंड में बार बार आती रहे, रिवाइज होती रहे।
अनुवर्ग शिक्षण या फिर अपनी गति से सीखने के अवसर देना। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 से पहले यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारे चैनल पर बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड आदि सभी टीचिंग कोर्स के वीडियो, लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में पाने के लिए हमारे चैनल शाखा स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और उसके अलावा एमएड एंट्रेंस की तैयारी तो यहाँ पर कराई ही जाती है। उसके अलावा एमएड की सेमेस्टर का जो मटेरियल है वो भी हम यहाँ पर बहुत ही जल्द, यानी कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद एडमिशन के बाद हम यहाँ पर वो मटेरियल भी यहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अधिगम असमर्थी बालकों की परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। उपदेयता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर ये सभी। तो अधिगम असमर्थी बालकों के परीक्षण की विशेषता में ये सभी होने चाहिए। तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं। होठों का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा, वाणी का प्रशिक्षण। तो बच्चों को, जो आपके श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनको जब शिक्षण दिया जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनमें क्या प्रयुक्त किया जाता है। ये तीनों ही चीज़ें, सांकेतिक भाषा बहुत ज़्यादा इनको बताई जाती है क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं, तो हाथों के इशारे से ही इनको चीज़ें समझाई जाती हैं, या होठ से क्या बोला जाएगा वो इनको मतलब एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जब इंसान होठ अगर ऐसा कर रहा है, होठ का मूवमेंट को देखकर इन्हें समझाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, श्रवण बाधितों का स्थानापन्न किया जाता है, किसमें किया जाता है, सामान्य विद्यालयों में या विशिष्ट विद्यालयों में। अब यहाँ पर भी वही बात है कि देखा जाएगा कि श्रवण बाधिता जो है वो कितनी है। अगर ज़्यादा है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो फिर विशिष्ट विद्यालयों में ही इनको पढ़ाया जाएगा। यदि थोड़ा बहुत सुनाई देता है यानी काम चल सकता है, तो फिर सामान्य विद्यालयों में भी इनको पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में अहम भूमिका होती है। सांकेतिक भाषा की, श्रवण उपकरणों के उपयोग की, संपूर्ण संप्रेषण की। तो यहाँ पर बात की गई है आरंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग में जो श्रवण बाधित हैं उनके में क्या अहम भूमिका होती है। तो श्रवण उपकरणों का उपयोग जो करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहम भूमिका होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या आवश्यक है। श्रवण बाधितों को यानी कि जो आपके हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, विशिष्ट शिक्षण का उपयोग करना पड़ेगा, माता पिता की सहायता जरूरी है, डॉक्टर का परीक्षण भी जरूरी है, या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादातर ऑप्शन आपके ये सभी वाले आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही इजी आपको मैराथन क्लास लग रही होगी। ये ना सोचें कि ये इतनी इजी है कि इसको तो हम कर ही लेंगे। ये एक बात मैं यहाँ पर आपको देखिए नैतिक ज्ञान यहाँ पर देना चाहता हूँ। हालांकि आजकल कोई नैतिक ज्ञान लेता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते बीच में नैतिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है। जब भी आपके मन में ये आ गया कि अरे ये तो मुझसे आता है, जब भी आपके मन में ये आ जाए कि अरे ये तो मुझसे आता है, इसे मुझे नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ो, तो उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना, उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे भटक रहे हैं और आपका माइंड बिल्कुल नहीं चाहता है कि उस पर जोर पड़े। तो माइंड पर जोर देकर उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना, जिससे कि वो आपकी जो है माइंड में बनी रहे। जब आप ये सोच लेंगे ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ो, तो फिर बार बार आपका माइंड, जब भी आप उसको देखेंगे तो आपका माइंड यही कहेगा ये तो मुझे आता है, इसे छोड़ो। और फिर क्या होगा, एग्ज़ाम में जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्या होगा, यार आता तो था लेकिन भूल गया, मैंने पढ़ रखा था भाई लेकिन मैं भूल गया, आता था ये सब मुझे, मैं कई बार पढ़ रखा है, रट रखा था, लेकिन भूल गया, वहाँ जाके कन्फ्यूज़न हो गया। तो वो कन्फ्यूज़न क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं जबकि हमें उसे पढ़ना होता है। इसलिए जब भी आपके मन में ये आए कि ये मुझे आता है फिर भी मुझे पढ़ना है, ये सोच लेना कि अगर आता है तो इसको ज़रूर पढ़ना है। यानी जब भी आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करें तो उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो यही बात आपको बतानी थी। चलिए अगला प्रश्न है 68, श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या आवश्यक है। यही क्वेश्चन ऊपर भी आया है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन अलग है। श्रवण उपकरणों का उपयोग बिल्कुल सही है, वाणी का प्रशिक्षण, भाषा का प्रशिक्षण, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं, गंभीर रूप से बाधित, कम बाधित और मंद बाधित। देखिए अभी जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि श्रवण बाधितों की जो शिक्षा है वो कहाँ पर हो सकती है, तो उसमें ऑप्शन थे आपके, क्या क्या ऑप्शन थे कि सामान्य विद्यालय या स्पेशल जो आपके हैं विशिष्ट विद्यालय।
इसी चीज़ को देखा जाता है कि श्रवण बाधितता जो है वो कितनी है, गंभीर रूप से बाधित है, कम बाधित है या फिर मंद बाधित है। अगर गंभीर रूप से बाधित है तो फिर स्पेशल विद्यालय में ही इनकी जो स्टडी है, उनकी जो शिक्षा है वो होगी, नहीं तो आपकी सामान्य विद्यालयों में भी हो सकती है। तो ये सभी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, डेसिबल अंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो वॉइस है, जो ध्वनि है, उसको किस में मापा जाता है? तो उसको डेसिबल में मापा जाता है। ये भी आपका जनरल नॉलेज का यहाँ पर क्या है, सवाल है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि जो आपकी ध्वनि है, जो आपकी साउंड है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है? उसकी इकाई होती है डेसिबल, यानी कि इसको डेसिबल में मापा जाता है। तो इसको डेसिबल अंक यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? अभी मैंने ऊपर इसका आंसर दिया था। तो लुइस ब्रेल ने, कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। बचपन में एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गई थी, वो बचपन से अंधे नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि है, जिसको स्पर्श करके क्या है मतलब पढ़ा जाता है। प्रश्न नंबर 72 समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? लुइस थे, थॉमसन थे, क्रिक थे या फिर इटार्ड थे? तो समावेशी शिक्षा का जो प्रवर्तक माना जाता है वो इटार्ड को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो समावेशी शिक्षा जो है सबसे पहले यूरोप में शुरू हुई थी, ठीक है, और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर अमेरिका आप यहाँ पर चयन करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका में 19वीं शताब्दी में सबसे पहले एमजी इटार्ड ने ही क्या है समावेशी शिक्षा की शुरुआत की थी। एमजी इटार्ड जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपंग बालकों के लिए शिक्षा जो है स्टार्ट की थी। नहीं तो उससे पहले अपंग बालकों को क्या है मतलब बहुत ही बुरा माना जाता था, एक तरह से गॉड का धिक्कार माना जाता था कि ये माता पिता के ऊपर क्या है धिक्कार है, ठीक है, और उन्हें मतलब किसी काम का नहीं समझा जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में एमजी इटार्ड ने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन थॉमसन नहीं बल्कि क्या होगा, इटार्ड सही होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। 74 बाधितों हेतु सहायता उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका कानपुर में। यानी कि बाधितों के लिए जो उपकरण होते हैं, उपकरण यानी कि चलने के लिए और जो जितने भी मतलब उपकरण बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं, उनका निर्माण कानपुर में किया जाता है। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का प्रत्यय मैंने पहले की देखिए स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन आया है, लुइस ने, इटार्ड ने, बिने ने या बर्ट ने। तो यहाँ पर बिने ऑप्शन है आपका, तो बिने ही आएगा। अगर स्टर्न होता तो यहाँ पर फिर मैं क्लियर कर चुका हूँ, स्टर्न आता। स्टर्न ने क्या है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था, और उस फॉर्मूले को और सही किसने किया था? वो किया था टर्मन ने, जिसने उसमें 100 की मल्टीप्लाई करके जो आपकी डेसिबल में वैल्यू आती थी उसको खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 आरसीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 77 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? सामान्य बच्चे नहीं कहा जाता, अपवादी बच्चे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, हाँ समस्यात्मक बच्चे या इनमें से कोई नहीं, तो इन्हें कहा जाता है अपवादी यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जाती है किससे? बुद्धि परीक्षण के द्वारा। दूसरा है विस्तृत शब्द ज्ञान के द्वारा। तीसरा है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, या ये सभी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 79 पिछड़ा बच्चा वह है जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। यह कथन किसका है, यानी ये डेफिनेशन किसने दी थी पिछड़े बच्चों की? ये दी थी बर्ट ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरणीय कारण या फिर ये सभी? तो पिछड़ेपन के ये सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंद बुद्धि बच्चा वह होता है जिसकी बुद्धि लब्धि
कितनी होती है, यानी जो यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछ लिया गया है कि मंदबुद्धि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 200 से कम होती है, 0 होती है, 70 से कम होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मंदबुद्धि बच्चा माना जाता है उसकी बुद्धि लब्धि 75 से कम आपकी मानी जाती है। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख भी रखा है। तो मंदबुद्धि बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है, IQ लेवल होता है, वो आपका बिलो 75 होता है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो इसलिए डी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 समस्यात्मक बच्चों के गुण तथा लक्ष्य हैं। चोरी, शारीरिक विकार, कार्य न करना, या ये फिर ये सभी। तो जो बच्चा समस्यात्मक बच्चा होगा उसमें ये सभी लक्षण जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। वो चोरी भी करता हुआ दिख जाएगा, उसमें शारीरिक विकार होगा, और वो काम से जी चुराता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो बच्चे काम से जी चुराते हैं आप समझ सकते हैं कि वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स में आते हैं, बच्चों में आते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है। आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84 है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है। तो परामर्श प्रक्रिया में मुख्य घटक आपके कौन कौन से होते हैं। परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, उद्देश्य, या फिर ये सभी। तो परामर्श में आपके ये तीनों ही जो है मुख्य घटक होते हैं, तीनों ही मेन कंपोनेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम है। निदेशात्मक, अनिदेशात्मक, विकल्प और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श प्रक्रिया के मुख्य आयाम दोनों ही हैं, निदेशात्मक और अनिदेशात्मक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है। अनिदेशात्मक, निदेशात्मक, समाहरात्मक आयाम, या फिर ये सभी। तो परामर्श की जो प्रभावशाली प्रक्रिया है वो है समाहरात्मक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है शैक्षिक समस्या में, व्यावसायिक समस्या में, व्यक्तिगत समस्या में, या फिर ये सभी। तो परामर्श प्रक्रिया का जो उपयोग है वो इन सभी में किया जाता है। दोस्तों परामर्श और निर्देशन वाले चैप्टर से ये चीज़ें अब आपकी आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो परामर्श का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग वाला जो आपने पढ़ा है ये यहाँ पर उसका रिवीजन चल रहा है। परामर्श प्रक्रिया में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, प्रक्रिया के घटकों में संबंध की, सघन विचार विमर्श की, परामर्शदाता की दक्षता या कुशलता की, या फिर ये सभी। तो परामर्श प्रक्रिया में ये तीनों ही चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रक्रिया के घटकों में क्या संबंध है, और जो सघन विचार विमर्श है, और परामर्शदाता यानी जो परामर्श दे रहा है, जो काउंसलर है, उसकी दक्षता और उसकी कुशलता के वो जो है मतलब कुशल होना चाहिए। तो ये सभी यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है। शैक्षिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार प्रविधि, या इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण विधि होती है वो कौन सी होती है, आपकी साक्षात्कार प्रविधि होती है, यानी जो इंटरव्यू टाइप होती है वही आपकी बेस्ट विधि यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने ये रहा परामर्श प्रक्रिया का मुख्य प्रकार क्या है। निदेशात्मक, अनिदेशात्मक, समाहार, या फिर ये सभी। तो परामर्श प्रक्रिया का जो मुख्य प्रकार है ये आपके ये सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले परामर्श प्रक्रिया के जो मुख्य प्रकार हैं, जो काउंसलिंग के मुख्य प्रकार हैं, निदेशात्मक, अनिदेशात्मक और समाहारक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। आपने पढ़ तो जरूर रखा होगा और आप जानते भी होंगे ये क्या है, लेकिन फिर भी एक बार इसको मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं निदेशात्मक परामर्श की। तो निदेशात्मक परामर्श क्या होता है दोस्तों। जो निदेशात्मक परामर्श है इसमें जो काउंसलर और क्लाइंट के बीच, यानी जो काउंसलर होता है वही मेन होता है। जो काउंसलर ने कह दिया उसको जो क्लाइंट होता है वो मान लेता है और अपने आप को उसकी तरह ढाल लेता है। ठीक है, तो ये होता है आपका निदेशात्मक परामर्श। अगर आपसे कहा जाए कि निदेशात्मक परामर्श का जनक कौन है तो विलियम्स, ये आप जरूर लिख लें कहीं पर, विलियम्स को निदेशात्मक परामर्श का जनक कहा जाता है। और इन्होंने इसको कब प्रतिपादित किया था तो 1950 में इसको प्रतिपादित किया गया था। दूसरा आता है आपका अनिदेशात्मक परामर्श। अगर निदेशात्मक परामर्श कहा जाए तो ये जो होता है आपका, ये आपका
मतलब परामर्शदाता केंद्र होता इसमें केंद्र में होता है, यानी परामर्शदाता ने, काउंसलर ने जो कह दिया उसी की बात मानी जाती है। लेकिन जो अनिर्देशात्मक होता है वो इसका अपोजिट होता है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर केंद्र में होती है। यानी कि अगर कहा जाए तो इसमें जो क्लाइंट होता है उसका विशेष महत्व होता है, ठीक है, और वो बिना किसी शंका के, संकोच के जो काउंसलर होता है उससे राय मांगता है। इसे क्या है, इसे क्लाइंट सेंटर्ड परामर्श भी कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपका समाहारक। समाहारक का दूसरा नाम समन्वित भी है। क्या है? समन्वित परामर्श, ठीक है। तो समन्वित परामर्श क्या होता है, इसमें जो आपका काउंसलर होता है वो ना तो ज़्यादा एक्टिव होता है और ना ही ज़्यादा डल होता है, ठीक है। उसकी भूमिका जो है वो काफ़ी मतलब ठीक होती है, मतलब ना तो ज़्यादा एक्टिव होती है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल एकदम कैसे ना उदासीन टाइप होती है। अब अगर बात की जाए कि आपका जो ये समन्वित है, जो आपका समन्वित यानी समाहारक परामर्श है, इसके और भी यहाँ पर कई नाम हैं, तो सभी नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको समाहारक को कहते हैं इलिसिट, क्या कहते हैं, इलिसिट काउंसलिंग, इलिसिट काउंसलिंग इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इलिसिट काउंसलिंग कहा जाता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका काउंसलर और जो क्लाइंट होते हैं उन दोनों की समझ में बात नहीं आ पाती है, तो फिर कोई बीच का यहाँ पर रास्ता निकालना होता है, तो उसी को आपका क्या कहा जाता है, समाहारक परामर्श या इलिसिट काउंसलिंग कहा जाता है। क्या भाड़ू बनती होगी। मतलब जो काउंसलर जो है वो कई बार न तो निर्देशात्मक वाली विधि से और ना ही आपकी अनिर्देशात्मक काउंसलिंग से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या है, आपकी जो ये समाहारक निर्देश परामर्श है, जो संग्रही परामर्श भी जिसे कहते हैं, और उसके अलावा इसका जो एक और नाम है जिसे मध्यम मार्गीय या मिनी परामर्श भी कहते हैं, तो इसको फिर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि ये निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श विचारधाराओं के बीच का मार्ग है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर निर्देशन की बात स्टार्ट हो गई है, यानी इसका मतलब ये है आपका ये जो चैप्टर चल रहा है ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन और परामर्श चल रहा है। तो यहाँ पर बात की गई है व्यावसायिक निर्देशन की। तो व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध किससे होता है, वर्तमान से। 91 हमें पहले पढ़ना है। तो व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय का चयन, व्यवसाय में निरंतर प्रगति या विषयों का चयन, या फिर ये सब है, ये सभी। तो व्यावसायिक निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य वो है व्यवसाय में निरंतर प्रगति, यानी व्यवसाय में निरंतर प्रगति होती रहे, इसके लिए व्यावसायिक निर्देशन लिया जाता है। यानी जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड आपकी गाइडेंस है वो यहाँ पर ली जाती है। 92 यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध किससे होता है, वर्तमान से, भविष्य से, अतीत से, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक निर्देशन का जो संबंध होता है दोस्तों वो किससे होता है, उसका जो संबंध होता है उसका तो व्यवसाय से ही होता है कि व्यवसाय में किस तरह से निरंतर प्रगति होती रहे। व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है वो लाभ कमाने के लिए करता है, तो उसमें निरंतर लाभ मिलता रहे, तो उससे इसका जो है पूरा संबंध होता है। तो यहाँ पर ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर इसका ऑप्शन हो भी सकता है तो फिर बी होगा, क्योंकि अब तक जो हुआ वो हुआ, यानी कि भविष्य में हमें व्यवसाय में प्रॉफिट मिले इसके लिए हम गाइडेंस लेते हैं यानी निर्देशन लेते हैं। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, व्यावसायिक निर्देशन में विशेष महत्व क्या होता है, बुद्धि परीक्षण का, प्रवणता परीक्षण का, शैक्षिक परीक्षण का, या फिर व्यक्तिगत परीक्षण का। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रवणता परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 94, व्यावसायिक निर्देशन की मुख्य सेवा होती है स्थानापन्न सेवा, अनुगामी सेवा, विकल्प ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक निर्देशन की मुख्य सेवा यहाँ पर आपसे पूछी गई है। व्यावसायिक निर्देशन
का पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं आपको शायद, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे। इसलिए यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन यानी वोकेशनल गाइडेंस के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, जब हम कोई भी है, जब हम थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने आप को समाज में स्थापित किया जाए। इसके लिए हम या तो कोई जॉब ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं, और अगर जॉब में सफलता नहीं मिल पाती है तो फिर हम क्या है, अपना कोई व्यवसाय अपनाते हैं। जिन लोगों का परंपरागत व्यवसाय होता है यानी पुश्तैनी काम होता है, वो उसी को संभाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी या कैसे कहते हैं कि जो मतलब कैपेबिलिटी पिता में है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुत्र में भी हो व्यवसाय को संभालने की। तो ऐसा होता है कि वो कभी कभी उसमें सफल नहीं हो पाते और फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ज़रूरत पड़ती है वोकेशनल गाइडेंस की। तो वोकेशनल गाइडेंस यानी व्यावसायिक निर्देशन को किसी व्यवसाय के चुनाव करने में, उसके लिए तैयारी करने और उसमें मतलब प्रगति कैसे करें, तो उसमें मदद के लिए जो व्यावसायिक निर्देशन है वो लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य रूप से संबंध है वो भविष्य में क्या प्लानिंग हम बनाएं, तो इन चीज़ों पर विचार करने के लिए इसको मतलब जो गाइडेंस है, ये व्यावसायिक गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि निर्देशन की मुख्य सेवा जो है वो क्या होती है, स्थानापन्न सेवा या अनुगामी सेवा। तो ये दोनों ही सेवाएं इसकी मुख्य सेवा में आती हैं। तो ऑप्शन सी, ए और बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्लेसमेंट सर्विस और फॉलो अप सर्विस दोनों ही इसके लिए महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 95 ये रहा, निर्देशन का मुख्य प्रकार है। तो निर्देशन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन दोनों ही इसके मुख्य प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता क्या होती है? विश्वसनीय, वैध और मानक। जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रमाणीकृत परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विशेषता होती है वो क्या होती है? वो विश्वसनीयता भी, वैधता भी और मानक भी, यानी कि रिलायबल, वैलिड और आपका नॉर्म्स भी उसमें होने चाहिए, यानी ये सभी। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख प्रविधियाँ हैं। शैक्षिक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या ये सभी। तो ये सभी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से आपका यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, तो आप फटाफट से इसका रिवीजन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने ये रहा, शैक्षिक निर्देशन का आधार क्या होता है? शैक्षिक निर्देशन का आधार शैक्षिक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या फिर ये सभी। यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन का आधार पूछा है, तो शैक्षिक परीक्षण जो है वो शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है। शैक्षिक निर्देशन का उपयोग किस में होता है? अध्ययन विषयों के चयन में, अधिगम की कठिनाइयों का निदान करने में, उपचारिक शिक्षण की व्यवस्था करने में या इन सभी में। तो शैक्षिक निर्देशन का उपयोग जो होता है वो इन सभी में होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था अमेरिका में। और ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो वो उसमें आपका ऑप्शन आता है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 101, कुछ और क्वेश्चन अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये किया था आपका लुइस ब्रेल ने। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? स्पेशल एजुकेशन के फादर कौन माने जाते हैं? लुइस, थॉमसन, क्रिक या फिर इटार्ड। इसका ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इटार्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, तो उसका भी आंसर आप क्या लगाएंगे? इटार्ड ही लगाएंगे, क्योंकि इटार्ड ही एकमात्र सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो आपके बाधित हैं उनकी शिक्षा के लिए जोर दिया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने ये रहा, दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, देहरादून में, कानपुर में या फिर चंडीगढ़ में। देखिए ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये है आपका देहरादून में, उत्तराखंड में। बाधितों हेतु सहायता उपकरणों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तर प्रदेश के शहर
कानपुर में इनका निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 अपवंचित बच्चे वे होते हैं जिन्हें किसी कारण शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, गुण नहीं मिलते या ये सभी। तो अपवंचित बच्चे वही होते हैं जिनके सामने ये तीनों ही समस्याएं आ जाती हैं। तीनों में से या कोई भी समस्या आ जाती है, या तो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, या उन्हें कोई गुण नहीं मिल पाता। तो ये सभी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या है माँ बाप का गरीब होना, बिल्कुल सही बात है। विद्यालयों का अभाव, या तो विद्यालय नहीं होते हैं या विद्यालय बहुत दूर होते हैं। तो माँ बाप का शिक्षित ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं अपवंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 निर्देशन व परामर्श का उपयोग किया जाता है, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। व्यक्तिगत समस्या समाधान हेतु, बिल्कुल। बालक की समस्याओं तथा कारणों की जानकारी हेतु, शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्श देने के लिए। तो उपरोक्त सभी में, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे, तो इन सभी में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया था। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो टीचिंग में मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था। B.S. ब्लूम ने, हर्बर्ट ने, I.K. डेविस ने या फिर ग्लेसर ने। कंसेप्ट ऑफ ये किसने दिया था, शिक्षण में प्रबंधन का जो प्रत्यय दिया था वो I.K. डेविस ने दिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 शिक्षण प्रबंधन का सोपान है। नियोजन करना, नियंत्रण करना, व्यवस्था करना या फिर ये सभी। शिक्षण प्रबंधन यानी टीचिंग मैनेजमेंट का सोपान क्या है। नियोजन करना, प्लानिंग करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना या फिर व्यवस्था करना। तो ये सभी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। B.S. ब्लूम ने शिक्षण आयाम दिया। शिक्षण का कौन सा आयाम दिया है। शिक्षण प्रबंध दिया है, मूल्यांकन उप आयाम दिया है, पंचपदीय योजना दिया है, या इनमें से कोई नहीं। और B.S. ब्लूम ने जो दिया वो दिया है मूल्यांकन आयाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। भौतिक, मनोभौतिक, सामाजिक या ये सभी। तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक कौन होता है। भौतिक यानी फिजिकल, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, सामाजिक यानी सोशल। तो ऑल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इसका यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 112 कक्षा का वातावरण होना चाहिए मानवीय और प्रजातंत्रीय। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही तरह का यहाँ पर कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कुंठा के प्रमुख कारण हैं। कुंठा क्या है। कुंठा यानी कि इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कुंठा का प्रमुख कारण जो है वो क्या है। भौतिक कारण, व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण। तो ये तीनों ही कारण फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 समायोजन के प्रमुख कारण हैं। समायोजन यानी कोऑर्डिनेशन, तो स्व समायोजन, सामाजिक समायोजन या विकल्प ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो समायोजन के प्रमुख कारण में आपका यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कुसमायोजन के कारण, प्राकृतिक कारण, भौतिक कारण, सामाजिक कारण या ये सभी। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इदम अहम और पराअहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है, यह कथन किसने दिया है। इदम अहम और परम अहम के बीच में सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है, ये बात कही थी फ्रॉइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बात कही थी। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं। मानसिक द्वंद्व भौतिक और जैविक कारण, संवेगात्मक तथा सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या ये सभी। तो ये सभी जो है मानसिक द्वंद्वता के कारण है, यानी ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस मैराथन क्लास में 117 क्वेश्चंस को कर लिया है। हो सकता है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा वाला पार्ट है वो आपने सीटेट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था और ज़्यादा हार्ड ये होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज कुछ मैराथन यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद मिक्स मैराथन आपकी चलेगी, यानी कि जिसमें पूरा सिलेबस आपको
कवर करके हम यहाँ पर देंगे, यानी पूरे सिलेबस से उसमें यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, जो आपके मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनका फ़ायदा यही होता है कि एक ही मॉडल पेपर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और मेरी जो टेक्निक होती है पढ़ाने की, और मैं खुद भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो मेरा यही मेथड होता था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो मॉडल पेपर्स होते थे उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश किया करता था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो उसमें आसानी से कवर हो जाता है। और इधर उधर यदि टॉपिक वाइज करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारा टाइम चाहिए। कई बार एक बार आप पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल टेस्ट हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों या मॉक टेस्ट हों, उनको लगाइए। यदि आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये मैराथन क्लास आपको यहाँ पर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर पता ही है कि हमारा जो मेन चैनल था शाखा स्टडी के नाम से, जिस पर 10,382 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके थे यानी सब्सक्राइबर्स थे, वो चैनल हमारा 3 मई 2023 को डिलीट हो गया, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। उस पर लगभग 385 के आसपास वीडियोस थी, जिनमें 150 से ज़्यादा आपकी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड थी। जिसमें आपका क्या क्या था, जिसमें आपके एमएड एंट्रेंस की जो हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की बहुत सारी वीडियोस थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, कुछ मैराथन क्लासेस भी थी छोटी छोटी सी, और उसके अलावा जो आपका मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है उसकी भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी थी। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की भी हमने काफ़ी वीडियोस इसमें अपलोड कर रखी थी, क्योंकि 3 साल से हम यहाँ पर तैयारी करा रहे थे और अचानक से वो चैनल यहाँ पर डिलीट हो गया। उसके अलावा बीएड और डीएलएड के भी हमने लगभग 150 प्लस लेसन प्लान्स यहाँ पर अपलोड कर रखे थे, लेकिन वो सब के सब उसी चैनल के साथ चले गए। अब हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उससे भी अच्छा मटेरियल इस चैनल शाखा स्टडी 2.0 पर प्रोवाइड कराया जाए। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पिछले चैनल से भी ज़्यादा इस चैनल को प्यार देंगे तो हम भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो एंड करते हैं आज की इस दूसरी मैराथन क्लास का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।